Welcome back once again. Today we are going to study fundamental duties which has been mentioned in Article 51A under the Constitution of India. So why fundamental duty is in news nowadays? Because government is planning to assign its different ministries with the task of spreading awareness about fundamental duties among people. तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अलग अलग मिनिस्ट्री को दे दिया जाएगा, उसके अंदर डाल दिया जाएगा, और जिसके वजह से मिनिस्ट्री जो है वो कैंपेन करके पीपल में अवेयरनेस बना सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके। तो जैसे कि एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 दैट चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर ऑफ एज शुड गेट फ्री एजुकेशन, तो इसे डाल दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। इसी प्रकार और भी अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अलग अलग प्रकार के मिनिस्ट्री के अंदर रख दिया जाएगा, और उनका ये काम होगा कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके पीपल में अवेयरनेस पैदा करें। तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इंस्पायर्ड होकर इसे संविधान में डाला गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया से इंस्पायर होकर डाला गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया था, और ये पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे डाला गया था? ये डाला गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो 1976 का टाइम था, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी चल रहा था उस समय, सभी लोगों का फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गया था। तो लोग राइट्स की बात कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स वापस करो, ये डिमांड चल रहा था। तभी गवर्नमेंट बीच में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट संविधान में ला दी, जिसके वजह से पीपल को ये बोला गया कि यू डोंट ओनली हैव राइट बट यू ऑल्सो हैव सम फंडामेंटल ड्यूटीज़ दैट यू नीड टू परफॉर्म टुवार्ड्स योर नेशन, कंट्री और सोसाइटी। Originally there were 10 fundamental duties, but in the year 2002, by 86th Constitutional Amendment Act, the 11th duty has been added under Article 51A, and that 11th duty was every children between 6 to 14 year of age shall get education, free education. So let's see what is fundamental duties. Fundamental duties serve as a reminder to citizens that while enjoying their rights, they have also to be quite conscious of duties they owe to their country, their society and to their fellow citizen. तो बात वही है, अगर आपको राइट्स दिया गया है तो आपका कुछ ड्यूटीज़ हैं अपने कंट्री के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देशवासी के लिए। You cannot solely enjoy fundamental rights. You have to perform some kind of duty towards your nation. There should be a two-way balance. If you are getting rights, you have to perform the duty. अगर आपको राइट्स मिल रहा है तो आपको ड्यूटीज़ भी करना पड़ेगा, तो दोनों तरह से बैलेंस होना चाहिए। However, like the directive principles, the duties are also non-justiciable in nature. जिस तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल है, उसी प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसेबल हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं पूरा करते हैं, नहीं निभाते हैं, तो कोई भी आपको इसके लिए कोर्ट लेके नहीं जा सकता है, कोई भी आपके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता है कि सो एंड सो पर्सन ने, XYZ पर्सन ने अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरा नहीं किया है तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो ये नहीं हो सकता है। Now let's see the list of fundamental duties. The first fundamental duty is to abide by the Constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem. Remember, national emblem is not mentioned here. This you have to keep in the mind. तो पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कहता है कि हमें अपने संविधान का रेस्पेक्ट करना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। संविधान के जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स इन द सेंस कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कुछ जो बेसिक आइडियल्स हैं संविधान के, उसे फॉलो करना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और भी बहुत तरह के हैं। और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी इज़ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो भारत के आज़ादी में जिस प्रकार का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जिस प्रकार का मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट को ज़िंदा रखने के लिए, उस मूवमेंट को
जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट करने के लिए, उस मूवमेंट का इम्पोर्टेंस समझने के लिए सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज डाला गया है, जो कि कहता है कि जो भी नोबल आइडियाज़ थे, नोबल आइडिया इन द सेंस कि वी हैव टू बिकम फ्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, वी हैव टू फॉर्म आवर ओन गवर्नमेंट, वी हैव टू मेक आवर ओन स्टेट। तो इस तरह के कुछ नोबल आइडिया थे। देयर शुड बी इक्वालिटी इन सोसाइटी, समाज में समानता होनी चाहिए। तो जो कुछ आइडियाज़ थे, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो गए, जो गरीब लोगों के प्रति हुआ करता था, तो वो सब आइडियाज़ को ज़िंदा रखने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2 डाला गया है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी 2 तरह का होता है, एक हो गया इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी ये हो गया कि इंडिया जो है वो फ्री है अपना फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, फॉरेन अफेयर्स में अपना डिसीजन लेने के लिए। कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर दबाव नहीं बना सकती है। और इंटरनल सोवरेनिटी ये हो गया कि जो पार्लियामेंट है, जो इंडिया है, वो फ्री है इंडिया में लॉ फ्रेम करने के लिए, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकती है कि आप ये लॉ फ्रेम कीजिए, ये लॉ फ्रेम ना कीजिए। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मीन्स ऑल द स्टेट्स, यूनियन टेरेटरीज which are incorporated together, that means they have to be kept intact, we cannot destroy them, to defend the country and render national service when called upon to do so। जब भी देश को हमारी आवश्यकता होगी, हमारी सहायता होगी, हमें बुलाया जाएगा तो हमें अपने देश की सेवा में जाना पड़ेगा। टू प्रमोट द हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें आपस में हारमोनी और भाईचारा बना के रखना है। हमारे बीच ना तो रिलीजन आना चाहिए, ना ही लैंग्वेज का भेदभाव आना चाहिए, ना ही रीजनलिज्म आना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का डाइवर्सिटी से डिफरेंस आना चाहिए। और हमें वुमेन के डिग्निटी को बना के रखना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कंट्री का कल्चर है, कंट्री का कल्चर जैसे एक तरह का विलेज कल्चर है, जॉइंट फैमिली है, इतने टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, गुरुद्वारास हैं, और भी आर्ट है, लिटरेचर है, डांस फॉर्म है, पेंटिंग है, इन सभी तरह का जितना कल्चर है उन सभी को बना के रखना है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कॉम्पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। हमें अपने आसपास का इन्वायरमेंट को साफ रखना है, उसे गंदा नहीं करना है, फॉरेस्ट को सही से रखना है, लेक्स को अच्छे से रखना है, रिवर वाइल्ड लाइफ को, और हमें एक सिंपैथी होना चाहिए लिविंग क्रिएचर की तरह, उन्हें मारना नहीं है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, दैट मीन्स वी हैव टू डेवलप rationalism among the people of India, that means we have to think everything scientifically. Humanism, we have to develop humanity and spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to observe violence। मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, जैसे रेलवे हो गई, पार्क्स हो गए, तो इस तरह की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और ऑब्जर्व वायलेंस, मतलब वायलेंस नहीं करना है, वायलेंस का विरोध करना है। To strive towards excellence in all the sphere of individual and collective activities, so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। तो हमें हमेशा ये बना के इस तरह काम करना है, कोई भी काम करना है तो एक्सेलेंस के साथ करना है, परफेक्शन के साथ करना है, साथ मिल के करना है, ताकि ये देश आगे बढ़ सके। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। मतलब जो भी गार्जियन हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उन्हें अपने बच्चों को 6 to 14 ईयर के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और ये डाला गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। सो दिस इज़ द एंड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। The next video will be on directive principles and state policy. Till then, goodbye.